नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज देश के सुप्रीम कोर्ट में और राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग मामलों पे अलग अलग याचिकाएं सुनी गई और कुछ पे फैसला आया, कुछ पे सुनवाई हुई। चलिए जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया। एक लड़की एक्सीडेंट कर जाती है और एक्सीडेंट करने के बाद वो 100% विकलांग हो जाती है, हैंडीकैप्ड हो जाती है। वो जाकर कोर्ट में गुहार लगाती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए और गलती हमारी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट उस लड़की को 47,49,000 हर्जाना देने को कहती है सरकार को। लड़की को हर्जाना मिल जाता है 47,49,000। उसके बाद लड़की फिर पहुंचती है, कहती है हम पूरी तरह से असक्षम हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरी ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए फिर से 65,09,779 रुपये की राशि और मुआवजा के तौर पे सरकार को कहा, आप दीजिए। ये लड़की पूरी तरह से असक्षम है। लड़की का नाम ज्योति सिंह है और ये लड़की स्कूली छात्रा थी। आपको मैं बताऊं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो लड़की स्कूली छात्रा थी, स्कूल में पढ़ती थी। याचिकाकर्ता स्कूली छात्रा ज्योति सिंह की ओर से पेश जो वकील हुए सौरभ कंसल, उन्होंने कहा यह लड़की जीवन भर व्हील चेयर से बंधी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह वॉशरूम जाने जैसी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी उसे सहायक की ज़रूरत होगी। उसके बिना वो चलने में असमर्थ है, क्योंकि वह रीढ़ और दोनों निचले अंगों से 100% अक्षम है। लड़की की अक्षमता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुल राशि मुआवजे के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है वो 1,12,59,389 रुपये है, जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी का खर्च चलेगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। मतलब आज के दौर में जब इतनी चीज़ें चल रही है, उसमें न्यायपालिका इतना सामाजिक कंसर्न रहती है, मतलब समाज को समझती है, समाज की ज़रूरतों को समझती है, एक कम बड़ी बात नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए 20 याचिकाएँ लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि हम समलैंगिक हैं, हम नागरिक हैं, आप हमें पुरुष और महिला में, औरत और मर्द में फ़र्क मत कीजिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमें भी शादी करने का अधिकार है, उसकी वो मंजूरी दीजिए। सरकार इसके खिलाफ थी। सरकार ने इसके खिलाफ कल हलफनामा दायर किया था। RSS इसके खिलाफ थी, सामाजिक संगठन इसके खिलाफ, जमाते हिंद इसके खिलाफ थी। आज बहस हुई। 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मुद्दे की बहस कर रही थी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली उस बेंच में थी। चलिए देखते हैं कि बहस में क्या हुआ। जैसे बहस की शुरुआत होती है, सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े होते हैं, कहते हैं चीफ जस्टिस को कि आप इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते, पहले हमारी दलील सुनिए। चीफ जस्टिस कहते हैं पहले याचिकाकर्ता की दलील सुनेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि पहले यह तय हो जाए कि यह जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये संसद तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मामला यहाँ पर आकर फंस गया। तुषार मेहता ने कहा कि यह ऐसा अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा हमने इस प्रारंभिक आपत्ति को उठाते हुए एक आवेदन दायर किया है, और क्या अदालतें इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं या केवल संसद ही प्रवेश कर सकती है। जो बहस किसी सामाजिक कानूनी संस्था को बनाने या प्रदान करने के लिए होनी है, यह अदालत या संसद द्वारा तय की जानी है, पहले इस पर सुनवाई हो जाए। CJI ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह जो बेंच है वो व्यापक मुद्दों को समझने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेगी। तुषार मेहता ने कहा मेरा निवेदन केवल यह देखने के लिए है कि कौन सा मंच
एकमात्र संवैधानिक मंच होना चाहिए जो इस मुद्दे पर निर्णय ले सके। इस प्रारंभिक मुद्दे को उठाते समय हम मामले की योग्यता पर ध्यान नहीं देंगे कि मामला कैसा है। पहले तो तय हो जाए कि संसद इसमें का फैसला करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीजेआई ने कहा, आइए पहले मामले को समझते हैं, यानी याचिकाकर्ता के जरिए पहले मामले को समझ लेते हैं, फिर इस पर बहस करेंगे। फिर तुषार मेहता कहते हैं, उन्हें हमारी प्रारंभिक प्रस्तुतियों का जवाब देने दें। सीजेआई चंचूर पलटवार करते हुए कहते हैं, मैं इस कोर्ट का प्रभारी हूँ, मैं फैसला करूँगा। हम पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे। मैं किसी को भी यह तय करने की अनुमति नहीं दूंगा कि इस अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। तब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि फिर तो सरकार तब विचार करेगी कि आपकी सुनवाई में सरकार हिस्सा ही ले या न ले। बहुत बड़ा संकेत है कि सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को बायकॉट करे। ये लाइन क्या है? सरकार की तरफ से जो वकील पेश होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अब विचार करेगी कि आप जो सुनवाई कर रहे हैं उसमें हम अपना पक्ष रखें कि नहीं रखें। इसका क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे दे, सरकार उसको नहीं मानेगी। और ये लगता है ये पैटर्न बनाने की कोशिश भी हो रही है सरकार की तरफ से कि अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही लड़ा जाए। न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पूछते हैं, क्या आप कह रहे हैं सरकार सुनवाई में भाग नहीं लेगी? क्या आप ऐसा कह रहे हैं? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, हम में से कोई नहीं जानता कि दक्षिण भारत का एक किसान या उत्तर भारत का एक व्यापारी क्या सोचता है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि हम आपके इस स्थगन के अलावा किसी भी अनुरोध पर विचार करेंगे, लेकिन इस पर तो कतई नहीं करेंगे। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सरकार अब कहने लगी है कि वह देखेगी कि इस मामले में भाग लेगी या नहीं लेगी। जस्टिस संजय किशन कौल ने यह भी कहा कि क्या मतलब निकाला जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं मानेंगे। तुषार मेहता खामोश रहे। इसके बाद पांचों जजों ने याचिकाकर्ताओं को सुनना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि ये बहुलतावादी समाज की विविधता को हमें समझना है। चीफ जस्टिस चंचूर ने कहा कि हम में से प्रत्येक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और हम सभी के लिए बंधुत्व है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, इसका यह मतलब है कि गरिमा व्यक्ति से जुड़ी है और यह उन सभी को एकता से जोड़ती है, यह महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस चंचूर ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे संविधान में महिला या पुरुष का जिक्र नहीं है, नागरिक का जिक्र है, सिटीजन का जिक्र है। तो हमारे पास याचिकाकर्ता जो आए हैं बतौर नागरिक आए हैं, वो मेल और फीमेल के तौर पर नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी लाइन वो खींच रहे हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, वो आर्टिकल 14 का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कोई स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। मुकुल रोहतगी कहते हैं कि सरकार की इस दलील और संगठनों की इस दलील को सुनकर मैं बड़ी आश्चर्य में हूँ कि हम समान नहीं हैं। कहा जा रहा है कि मेल और फीमेल अलग अलग है, सिर्फ बायोलॉजिकल ही तो अलग है। हमारा जो जैविक विकास है या जिस हम लोग जैसे बायोलॉजिकली उत्पन्न हुए हैं उसके जरिए हम सिर्फ मेल और फीमेल हैं। एग्जिस्टेंस के तौर पे तो हम दोनों इस देश के नागरिक हैं। अगर सरकार ही खुद ये कहने लगी है तो इसका मतलब है कि राइट टू इक्वालिटी हमें नहीं प्राप्त है। मतलब जिन्होंने याचिका लगाई थी, हमें कलंकित लोगों के बराबर होने की आवश्यकता है और इसलिए अदालत को यह कदम उठाना चाहिए। क्यों कदम उठाना चाहिए? कि अब राज्य ही कह रहा है कि हम बराबर नहीं हैं। मुकुल रोहतगी ने उदाहरण दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2015 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि नौतेज का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सरकार से कहा गया था कि इसका पूरा प्रचार किया जाए कि इन्हें कलंकित नज़र से नहीं देखा जाए। मुकुल रोहतगी ने कहा, अब तक कुछ भी नहीं किया गया। मंत्रालयों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर यह विधायिका का जवाब है, मतलब सरकार का जवाब है, तो इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? मुकुल रोहतगी अपनी याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो फैक्ट को वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे। अब
जो याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि हम विवाह जैसी संस्था को संजोते हैं और चाहते हैं कि समाज में इसका सम्मान किया जाए। अब घरेलू हिंसा कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप की भी तो इजाज़त है इस मुल्क में। हम एक घोषणा चाहते हैं, हमें एक शादी का अधिकार चाहिए। रोहतगी ने कहा कि जब आप हमारे शादी के अधिकार को डिनाई कर रहा है स्टेट, तो इसका मतलब है कि हमारी जो नागरिकता है उसी को डिनाई कर रहा है। अगर आप हमारी नागरिकता को डिनाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोग दूसरे नागरिक के बराबर नहीं हैं। तो संविधान का प्रियम्बल हम फिर क्यों पढ़ते हैं? रोहतगी ने कहा कि हमारे भारतीय समाज में हर पेरेंट्स चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि वो बच्चा पढ़े, वो नौकरी करे, उसकी शादी भी हो। तो ये जो LGBT ग्रुप जो है ये फिर शादी क्यों नहीं कर सकता है? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सोसाइटी तो इजाज़त नहीं देती, ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। रोहतगी ने कहा कि क्या मतलब इसका? असमानता बरकरार रहेगी? क्या मतलब कि हम लोग को शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या मतलब हमें घर में बंद कर दिया जाएगा? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप यह भी नहीं कर सकते हैं, सरकार ने कहा ये पार्लियामेंट कानून बनाएगी। उस पर रोहतगी का कहना था, मुकुल रोहतगी का, कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको वेट करना चाहिए पार्लियामेंट का, तब वो कानून बनाएगी, तब आपको अधिकार मिलेगा। अगर मैं मर जाऊं तो फिर अधिकार किसको मिलेगा? रोहतगी बहुत अच्छे तरीके से इस केस को रख रहे थे। रोहतगी ने कहा कि पिछले 70 साल से यह कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता आया है। अगर कोई भी इस तरह का अधिकार इस कोर्ट में मांगने आए तो कोर्ट क्या हमें ये कहेगा कि पार्लियामेंट का वेट कीजिए, संसद का वेट कीजिए? रोहतगी ने यहाँ पे यह भी कहा कि हमने पढ़ा है कि जो रोमन एम्पेरर जो था नीरो को आप जानते हैं। नीरो के बारे में अक्सर जब दंगा होता है तो सियासतदान को आप कहते देखते होंगे कि जब आग लगी हुई थी शहर में तो नीरो बंसी बजा रहा था। उसी नीरो की बात मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीरो जो था एम्पेरर, उसने खुद 2 बार मेल से शादी किया था। शादी इज इम्पॉर्टेंट, नॉट मेल और फीमेल। मैरिज जो है, शादी एक अधिकार है और वो नागरिक का अधिकार है। उसको आप पुरुष और महिला के बीच बांट कर नहीं देखिए। अब सुनवाई कल होगी, बाकी की सुनवाई कल होगी, पूरी होगी। कल सरकार को भी कहा जाएगा कि आप इस पर बोलिए। सुप्रीम कोर्ट अड़ी हुई है कि हम नागरिकों के अधिकार की बात करेंगे। सरकार कह रही है कि हम महिला और पुरुष के आधार पर बात करेंगे। जैसे यह सरकार जो है, या और कोई भी, खुद दिल्ली सरकार ने भी यही हलफनामा दिया है महिला और पुरुष का। अब ये तय करना होगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये कहते तो हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन ये दरअसल संविधान को नहीं मानते हैं। इनके पास अपना एक एजेंडा है। जब ये इनके पास खतरा आता है तो संविधान को लेकर आते हैं। आपने कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी को सुना है ऐसा जो ये कहता है कि हम भारत के संविधान को लागू करेंगे? वो क्या कहता है? हम अपने घोषणा पत्र को लागू करेंगे। मतलब वह भी संविधान को नहीं मान रहा है। संविधान के जो अंश उसको सूट कर रहे हैं, जो उसको अच्छा लग रहा है, उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर ले रहा है। हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार की बात हुई है। आप पूरा मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिया हुआ है। आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लीजिए। कहीं पे भी औरत और मर्द के तौर पर नहीं दिया हुआ है। हमारे जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, उसमें भी नागरिक की ही परिभाषा दी हुई है। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल, मीन्स हम भारत के लोग। ये नहीं लिखा हुआ है कि हम भारत के स्त्री और पुरुष, क्योंकि संविधान बनाने वाले जानते थे कि समाज में के अंदर अलग अलग आइडेंटिटी के तौर पर लोग उभरेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट शायद उसी बाबा साहब अम्बेडकर की उसी व्यापक सोच को देखते हुए इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज खिंचाई की। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि 27 जनवरी 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी ने प्रोड्यूस किया था, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाई जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ छात्र इसको दिखाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय उन छात्रों को 1 साल के लिए किसी भी एग्जाम में बैठने का राइट, अधिकार ही छीन लेती है। यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश नहीं कर सकते। मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि यूनिवर्सिटी को मैं मानता हूं कि वहाँ तो पढ़ाई की बात होती है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसमें अपने ब्रेन का, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें गलत क्या है? और आप किसी को 1 साल के लिए उसका अधिकार कैसे छीन सकते हैं? और राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, उसको आप कैसे छीन सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हर हालत में हम इन छात्रों के भविष्य की रक्षा करेंगे। याचिकाकर्ता जो थे लोकेश चुग हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के स्टूडेंट हैं और उनका 30 अप्रैल तक उनको अपनी थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि मिली हुई है। वो चाहते हैं कि इस मामले की त्वरित सुनवाई हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अब घबराइए नहीं, मैं आपकी हितों की रक्षा करूँगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिव सागर के विधायक और असम के एक सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। जब सीए कानून आया था और आंदोलन हुए थे तो जामिया की जो सड़कें थी उस पर अखिल गोगोई या शाहीन बाग, सभी जगह अखिल गोगोई के बड़े बड़े पेंटिंग तस्वीरें लगाई गई थी और सरकार ने पकड़कर बंद कर दिया था। उन पे यूएपीए एक्ट लगा दिया गया था और वो एमएलए में चुनाव भी जीते हुए हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट उनको जमानत दे देती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है, असम की सरकार, इनकी जमानत याचिका रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका बरकरार रखी, लेकिन यह कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं इसको मैं निरस्त नहीं कर सकता, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ही करेगी। एक अच्छा फैसला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीबी नागरत्ना की बेंच है। कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ दिन पहले फैसला लिया था कि मुसलमानों को 4% जो आरक्षण मिला हुआ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आज जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीबी नागरत्ना ने कर्नाटक सरकार को कहा कि जब तक हम इस पर फैसला नहीं करते हैं, आप इस जो 4% जो आपने हटाया है, इस 4% के अंदर आप दूसरे को अपॉइंट नहीं करेंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे, किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे। ये 4% जब तब डिसाइड होगा जब हम लोग फैसला करेंगे। इसका मतलब अभी स्टे लगा है। गए भी थे लोग स्टे मांगने की, इसकी सुनवाई कीजिए और फिलहाल स्टे कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे उस पर लगा दिया है। वहीं आज केरला हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। फैसला यह है कि जो लड़कियां शादी नहीं करती हैं, उनके शादी में आने वाले जो खर्च होते हैं या शादी में होने वाले जो खर्च होते हैं, उस लड़की को यह अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, वह जो शादी में उसके माता पिता खर्च करते हैं, वो पैसे, वो संपत्ति वो अपने माँ बाप से ले सकती है। इसका मतलब ये है कि मैरिज सिस्टम के बाहर अगर जो लोग हैं उनको भी संपत्ति में वही अधिकार है जो मैरिड का है। अच्छा फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको आप रिलीजन के चश्मे से नहीं देखिए, सभी नागरिकों पे लागू होगा। मतलब जिस भी, चाहे वो मुस्लिम आबादी हो, हिंदू आबादी हो, क्रिश्चियन आबादी हो, सिख हो, ये सभी धर्मों में के लोगों पर लागू है, मतलब नागरिकों पर लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया।